नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। मणिपुर विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए शांतिपूर्वक मतदान जारी। 1 बजे तक 47% से अधिक वोट डाले गए। उत्तर प्रदेश में अंतिम चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी ग्रामीण में रैलियां और रोड शो किए। रूस ने मारियोपोल और वोल्नोवाखा से नागरिकों को बाहर निकालने के लिए मानवीय गलियारे खोलने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने यूक्रेन में परमाणु दुर्घटना की संभावना के प्रति सचेत किया। भारत ने बातचीत के जरिए मतभेद हल करने को कहा। ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत रोमानिया, पोलैंड और स्लोवाकिया से 629 छात्रों को लेकर 3 C-17 विमान आज सुबह नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री पुणे में कल मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन और विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। मोहाली में श्रीलंका के साथ क्रिकेट टेस्ट में भारत ने 574 रन पर पहली पारी घोषित की। रविंद्र जडेजा 175 रन बनाकर नॉट आउट रहे। और महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत कल अपना पहला मैच पाकिस्तान के साथ खेलेगा। दोपहर समाचार विशाल शर्मा के साथ मैं कनकलता। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। मणिपुर विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में आज 10 जिलों के 22 निर्वाचन क्षेत्रों में शांतिपूर्वक वोट डाले जा रहे हैं। ये जिले हैं थौबाल, ककचिंग, तामेंगलोंग, नौने, जिरीबम, चांदेल, तेंगनउपल, उखरूल, कामजोग और सेनापति। दोपहर बाद 1 बजे तक 47% से अधिक मतदान हुआ। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। 2 महिलाओं सहित 92 उम्मीदवार मैदान में हैं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने 22 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, जबकि कांग्रेस 18 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एनपीपी और एनपीएफ के 10-10 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। निर्वाचन आयोग ने मतदान की वेबकास्टिंग, वीडियोग्राफी और कोविड मानकों के अनुपालन सहित सभी प्रबंध किए हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। 223 मतदान केंद्रों पर केवल महिला कर्मियों को तैनात किया गया है। 39 आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के मतदाताओं से अधिक मताधिकार का उपयोग करने की अपील की है। ताजा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता थोकचोम से। थोकचोम, मतदान कैसा चल रहा है? कनक, अंतिम चरण के चुनाव के लिए मतदान अभी सुचारू रूप से चल रहा है। गर्मी का मौसम मतदाताओं की उत्साह को रोक नहीं सकी। वे वोट डालने के लिए लंबी लाइन में है। इन विधानसभा क्षेत्रों से अब तक किसी दुर्घटना की खबर नहीं है। पिछले सोमवार को हुए पहले चरण की मतदान में मणिपुर में लगभग 89% मतदान हुआ था। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि दूसरे चरण के मतदान में काफी संख्या से मतदान होने की उम्मीद है। अंतिम चरण के इस मतदान को आप किस तरह देखते हैं? कनक, उम्मीद की जा रही है कि यहाँ आखिरी जंग का मैदान बीजेपी की फैसला के लिए चरण होगा। भाजपा ने पिछले चुनावों में इन 22 विधानसभा क्षेत्रों में से केवल 3 सीटें जीती थी। इसलिए भाजपा ने गठबंधन राज्य सरकार स्थापित किया था। भाजपा इस बार राज्य विधानसभा की 7 सीटों पर 40 से अधिक सीटों पाने की दावा कर रही है। इस चरण के चुनाव में पूर्ण बहुमत के प्रमुख मुद्दे पर फैसला की जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार थौबाल और ककचिंग में अच्छा प्रदर्शन किया था। इसलिए पार्टी दूसरे चरण में बीजेपी के मुख्य दावेदार है। जानकारी के लिए धन्यवाद जे थोकचोम। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही जिलों की 54 सीटों पर सोमवार को वोट डाले जाएंगे। हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि कुल 613 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं।
चंदौली जिले की चकिया और सोनभद्र जिले की रॉबर्ट्सगंज तथा दुद्धी विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार का शोर आज शाम 4 बजे थम जाएगा। वहीं बाकी 51 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव प्रचार 6 बजे समाप्त होगा। इस चरण की सभी 54 सीटों पर चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से ही बनारस में हैं और आज सुबह उन्होंने बनारस के प्रबुद्ध लोगों के साथ एक बैठक की। प्रधानमंत्री ने दोपहर में खजूरी इलाके में एक जनसभा को भी संबोधित किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आज बनारस पहुंचे और मृत्युंजय महादेव मंदिर में दर्शन तथा काल भैरव के दर्शन के बाद अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी आज वाराणसी में रोड शो कर रही हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। उधर असम में विधानसभा की माजुली सीट पर उपचुनाव के लिए 7 मार्च को वोट डाले जाएंगे। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के इस्तीफे के बाद ये उपचुनाव कराया जा रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रविवार को होने वाले पंचायत और नगर निगम चुनाव के मतदान के लिए प्रचार कल शाम समाप्त हो गया। 800 केंद्रों पर कुल 2,97,940 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतगणना 8 मार्च को होगी। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, तेलुगु देशम पार्टी, डीएमके और सीपीएम के अलावा 2 स्थानीय पार्टियां और निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने आज से मारिउपोल और वोल्नोवाखा शहरों में मानवीय गलियारे खोलने की घोषणा की। रूसी मीडिया ने रक्षा मंत्रालय के हवाले से कहा है कि मारिउपोल और वोल्नोवाखा से नागरिकों के बाहर निकलने के लिए ये गलियारे खोले जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के वार्ताकार युद्धग्रस्त यूक्रेन के कुछ हिस्सों में मानवीय गलियारा स्थापित करने पर सहमत हुए थे। हालांकि यूक्रेन की ओर से इस बारे में अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। इससे पहले मारिउपोल के मेयर वादिम बोइचेंको ने मानवीय गलियारा खोलने के लिए कहा था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने यूक्रेन में परमाणु दुर्घटना की आशंका के प्रति सचेत किया है। यूक्रेन में ज़पोरिजिया परमाणु बिजली संयंत्र के प्रशिक्षण भवन में आग लगने की घटना और रूस के इस संयंत्र को अपने कब्जे में लेने के बाद सुरक्षा परिषद की आपात बैठक हुई। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख ने परिषद को बताया कि परमाणु संयंत्र को कोई नुकसान नहीं हुआ है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि सभी को संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रों की संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए मतभेदों को बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए। We continue to carefully follow the developments regarding the safety and security of Ukraine's nuclear power reactors and facilities. India attaches the highest importance to ensuring safety and security of nuclear facilities, as any accident involving the nuclear facilities may have severe consequences for public health and the environment. India accords the highest priority to the discharge by the IAEA of its safeguards and monitoring activities in accordance with its statute in an effective, non-discriminatory and efficient manner. इस बीच यूक्रेन में मानवीय स्थिति पर विचार के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सोमवार को फिर बैठक होगी। संयुक्त राष्ट्र में फ्रांस और मैक्सिको के दूतावासों ने यूक्रेन में निर्बाध मानवीय सहायता पहुंचाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी देने की मांग की है। उधर यूक्रेन के खिलाफ रूस का विशेष सैन्य अभियान 10वें दिन में प्रवेश कर गया है। यूक्रेन की मीडिया ने कई शहरों में विस्फोट और हवाई हमलों की खबर दी है। समाचार चैनल यूक्रेन 24 के अनुसार रूसी सैनिकों से घिरे यूक्रेन के पूर्वी शहर सुमी में आज तड़के गोलाबारी की खबर है। कीव इंडिपेंडेंट चैनल ने खबर दी है कि खार्किव में कई धमाकों की आवाज सुनी गई। एक रेलवे स्टेशन में शरण लेने वाले स्थानीय निवासी ने ट्वीट संदेश में बताया है कि आज तड़के 3 बजे रॉकेट से रेलवे प्लेटफॉर्म पर हमला हुआ। कीव इंडिपेंडेंट ने राजधानी कीव, सुमी, जिटोमिर और चेर्निहाइव शहरों में हवाई हमलों के बारे में सचेत रहने की खबर देने के साथ ही लोगों से निकट के शरण स्थलों में जाने को कहा है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार इससे पहले दिन में हुए रूसी हवाई हमलों में 47 लोग मारे गए और कई घरों को भारी नुकसान हुआ। यूक्रेन की सुरक्षा परिषद के प्रमुख ओलेक्सी डेनिलोव ने दावा किया कि युद्ध में 840 से अधिक बच्चे घायल हुए हैं। इससे पहले यूक्रेन की सरकार ने हमले में मरने वाले बच्चों की संख्या 28 बताई थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
सुनो ना। हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ, 870-001-4242। हाँ। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय वायुसेना के 3 C-17 विमान ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत यूक्रेन के पड़ोसी देशों रोमानिया, पोलैंड और स्लोवाकिया से 629 भारतीय विद्यार्थियों को लेकर आज तड़के दिल्ली के निकट हिंडन वायुसेना केंद्र पहुंचे। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने यूक्रेन से सुरक्षित निकाले गए विद्यार्थियों की अगवानी की। श्री भट्ट ने कहा कि युवा और साहसी विद्यार्थियों के चेहरे पर खुशी और राहत देखकर उन्हें प्रसन्नता हुई है। ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत संकटग्रस्त यूक्रेन से अब तक 11,000 से अधिक भारतीय नागरिकों को निकाला गया है। ये अभियान जारी है। आज सवेरे एक ट्वीट में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने ऑपरेशन गंगा के लिए लगातार समर्थन देने के लिए भारतीय मिशन, विदेशी सरकार और स्वयं सेवकों को धन्यवाद दिया। इससे पहले कल विदेश मंत्रालय ने बताया कि अब तक 20,000 से अधिक भारतीयों ने यूक्रेन सीमा छोड़ दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 18 उड़ानों से लगभग 4,000 भारतीय स्वदेश लौटे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अब तक यूक्रेन के पड़ोसी देशों से कुल 48 उड़ानें भारत लौटी हैं। उन्होंने बताया कि अगले 24 घंटे में भारतीय नागरिकों को लाने के लिए वायुसेना के 4 C-17 विमानों सहित 16 उड़ानें भरी जाएंगी। श्री बागची ने विश्वास दिलाया कि यूक्रेन से हर भारतीय को सुरक्षित निकाले जाने तक ये अभियान जारी रहेगा। There will be some more left. We will continue to schedule flights, not only to bring those people back who have already crossed over, but also those who will or who are yet to cross over from Ukraine itself right now. So I just wanted to assure people who think the flights are ending, no, flights will continue till we manage to get everybody out who can leave Ukraine. सुरक्षित वापसी अभियान के बारे में जानकारी देते हुए श्री बागची ने बताया कि यूक्रेन के पूर्वी हिस्से विशेषकर खार्किव और पिशोचिन से भारतीयों की वापसी पर सबसे अधिक ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने वहां कुछ बसों का इंतजाम किया है। खार्किव में 300 भारतीय स्वदेश लौटे हैं। We managed to get 5 buses already. Yesterday, I think 2 buses left, taking them to Lviv. Today, 3 buses have left. I think they're trying to reach the Moldovan border. We're looking at whatever ways to get them out into a safe zone. We're looking at more buses as we can. A couple of more buses should happen later in the evening, tomorrow. So that process has begun. I have seen messages from many people who are stuck there saying, look, I wanted to assure them that we are aware that they are there. We are monitoring the situation and we are trying our best. See how fast you can get your way safely in an organized manner. यूक्रेन स्थित ज़पोरिज़िया परमाणु शक्ति संयंत्र पर हमले के बाद रूस ने उसे नियंत्रण में ले लिया है। यूक्रेन के अधिकारियों के अनुसार यूरोप के इस सबसे बड़े परमाणु संयंत्र में हमले के बाद आग लग गई। हालांकि अब ये सुरक्षित है। विकिरण का स्तर भी सामान्य बताया गया है। विश्व के कई नेताओं ने रूस पर पूरे महाद्वीप की सुरक्षा खतरे में डालने का आरोप लगाया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इसे रूस का परमाणु आतंक बताया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने रूस से ऐसे हमले फौरन रोकने की अपील की है। पिशोचिन में 900 और सुमी में 700 भारतीय फंसे हुए हैं। यूक्रेन संकट के कारण स्वदेश लौटने वाले चिकित्सा स्नातक विद्यार्थी अधूरी इंटर्नशिप भारत में पूरी कर सकते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी ने इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी है। एनएमसी ने अधिसूचना में कहा है कि यूक्रेन से भारतीयों की निकासी और कोविड महामारी के बीच विदेशी मेडिकल विद्यार्थियों को कुछ राज्य चिकित्सा परिषदों में अपना पंजीकरण कराने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए ऐसे विद्यार्थियों के तनाव को देखते हुए उनकी इंटर्नशिप भारत में पूरी करने का निर्णय लिया गया है।
अधिसूचना में कहा गया है कि विद्यार्थियों के आवेदन पर प्रक्रिया शुरू करने का काम राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा किया जा सकता है, बशर्ते ये छात्र विदेशी चिकित्सा शिक्षा परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किए गए हों। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। मणिपुर विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए शांतिपूर्वक मतदान जारी। 1 बजे तक 47% से अधिक वोट डाले गए। उत्तर प्रदेश में अंतिम चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी ग्रामीण में रैलियां और रोड शो किए। रूस ने मारियुपोल और वोल्नोवाखा से नागरिकों को बाहर निकालने के लिए मानवीय गलियारे खोलने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने यूक्रेन में परमाणु दुर्घटना की संभावना के प्रति सचेत किया। भारत ने बातचीत के जरिए मतभेद हल करने को कहा। ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत रोमानिया, पोलैंड और स्लोवाकिया से 629 छात्रों को लेकर 3 C-17 विमान आज सुबह दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री पुणे में कल मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन और विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। मोहाली में श्रीलंका के साथ क्रिकेट टेस्ट में भारत ने 574 रन पर पहली पारी घोषित की। रविंद्र जडेजा 175 रन बनाकर नॉट आउट रहे और महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत कल अपना पहला मैच पाकिस्तान के साथ खेलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पुणे मेट्रो रेल परियोजना का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा वे कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी पुणे नगर निगम परिसर में श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। पुणे से भारतीय जनता पार्टी के सांसद गिरीश बापट ने बताया कि प्रधानमंत्री पुणे शहर को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। यातायात का जो प्रश्न खड़ा हुआ था वो मिट जाएगा और टाइम बच जाएगा और लोगों को बहुत सुविधा होगी। कल पंतप्रधान जी के कमलों से इसका उद्घाटन होगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिए, सिविल एविएशन के लिए भी मोर देन 500 करोड़ रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गिवन टू पूना सिटी टू डेवलप द एयरपोर्ट अथॉरिटी। बहुत सारी मदद की है जिसका फायदा आम आदमी को होगा। तो हर पूना वासियों की तरफ से पूना का सांसद होने के नाते मैं पंतप्रधान जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने 24 दिसंबर 2016 में पुणे मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखी थी। इस परियोजना की कुल लंबाई 32 किलोमीटर से अधिक है, जिसमें से 12 किलोमीटर मेट्रो खंड का कल प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। इसके निर्माण पर कुल 11,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आज जम्मू संभाग के सांबा जिले के जोमाडा इलाके में एक वाहन के खाई में गिर जाने से परिवार के 4 सदस्यों सहित 5 लोगों की मृत्यु हो गई और एक अन्य घायल हो गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये वाहन कश्मीर घाटी के अनंतनाग जिले से 6 लोगों को लेकर जम्मू से कश्मीर जा रहा था। असम पुलिस ने बारपेटा जिले से 5 लोगों को कथित आतंकी संबंधों के आरोप में गिरफ्तार किया है। सभी को कल रात हाउली, बारपेटा और कलगछिया पुलिस थाना क्षेत्र से एक बांग्लादेशी संगठन के साथ कथित संबंध के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जिनका भारतीय उपमहाद्वीप में अल कायदा से संबंध था। पुलिस ने इनके पास से आपत्तिजनक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 178 करोड़ 52 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया है कि कल शाम 21,70,000 से अधिक वैक्सीन डोज दी गई। उन्होंने बताया कि अब तक 2 करोड़ 4 लाख से अधिक पात्र लोगों को एहतियाती डोज दी जा चुकी है। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF ने एक बार फिर पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में बनाए रखा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस से संचालित इस संस्था ने पाकिस्तान से कहा है कि वह धन के अवैध कारोबार से जुड़े जटिल मामलों और मुकदमों को गंभीरता से ले। FATF ने 4 मार्च को अपने पूर्ण सत्र के समापन पर यह निर्णय लिया। आतंकवाद रोकने के मद में धन कम करने और धन के अवैध कारोबार को लेकर पाकिस्तान जून 2018 से ही FATF की ग्रे लिस्ट में है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने तथा प्रमुख पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करना चाहिए। श्री यादव ने कल नैरोबी में
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के 50वें सत्र पर राष्ट्रीय बयान जारी करते हुए कहा कि भारत महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए 1972 से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ जुड़ा है। मोहाली में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने 8 विकेट पर 574 रन बनाकर आज अपनी पहली पारी घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में बिना कोई विकेट खोए 24 रन बना लिए थे। भारत के लिए रविंद्र जडेजा ने नाबाद 175 रन की पारी खेली। न्यूजीलैंड में महिला क्रिकेट विश्व कप के आरंभिक मैच में कल वेस्टइंडीज ने मेजबान न्यूजीलैंड को 3 रन से हरा दिया। भारतीय टीम कल पाकिस्तान के साथ अपने अभियान की शुरुआत करेगी। टूर्नामेंट राउंड रॉबिन आधार पर खेला जा रहा है। इसमें 8 देश भाग ले रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास, तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार प्रसारित कर रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर हर सोमवार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये राजनीतिक समझौता ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह को समाप्त करने के बारे में था, जिसे गांधी जी ने दांडी मार्च के साथ शुरू किया था। गांधी जी ने मार्च और अप्रैल 1930 के बीच दांडी मार्च की शुरुआत की। The Great March for Liberty began. Gandhi started on his 241-mile-long trek from the ashram to Dandi, a village on the sea coast, along with his chosen band of 78 ashram inmates, symbols of the national determination with a strong resolve and undaunted look. 61-year-old Gandhi, with his undying faith in the justice of the cause he was pursuing, and in the success of the great campaign he had embarked upon, marched at the head of the procession with quick and unfaltering steps. मार्च के अंत में बापू की गिरफ्तारी और कारावास ने ब्रिटिश भारत में बापू के और अधिक प्रभावी सविनय अवज्ञा आंदोलन को जन्म दिया। 1930 के अंत तक हजारों भारतीय जेल में थे और इस आंदोलन की खबरें दुनिया भर में आग की तरह फैल रही थीं। लॉर्ड इरविन इसे खत्म करने का तरीका ढूंढ रहे थे। इसके लिए गांधी जी को जनवरी 1931 में रिहा कर दिया गया। कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी को लॉर्ड इरविन के साथ बातचीत करने के लिए अधिकृत किया था। संधि के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद करने के लिए सहमत हुए। कांग्रेस संवैधानिक सुधारों की रूपरेखा तैयार करने के लिए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए सहमत हुई। यह भी सहमति हुई कि ब्रिटिश शासन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाले सभी आदेशों को वापस लेगा। ये भी सहमति हुई कि अंग्रेज नमक पर कर हटा देंगे, जिससे भारतीयों को अपने स्वयं के उपयोग के लिए कानूनी रूप से नमक का उत्पादन, व्यापार और बिक्री करने की अनुमति मिली। हम स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता बीजू पटनायक के नाम से विख्यात विजयानंद पटनायक को भी याद करते हैं। उनका जन्म 5 मार्च 1916 को हुआ था। आधुनिक ओडिशा के वास्तुकार माने जाने वाले बीजू को प्यार से कलिंग के नायक और कलिंग के खारवेला के नाम से भी जाना जाता है। बीजू पटनायक ने ओडिशा के रेवेनशॉ कॉलेज में प्रवेश किया।
लेकिन विमानन में उनकी रुचि के कारण उन्होंने बीच में ही कॉलेज छोड़ दिया और एक पायलट के रूप में प्रशिक्षण लिया। पटनायक ने एक निजी एयरलाइंस में नौकरी शुरू की, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत में वे रॉयल इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो गए। सेवा में रहते हुए उनकी रुचि राष्ट्रवादी राजनीति में बढ़ी। बर्मा में ब्रिटिश कमांड के तहत लड़ने वाले भारतीय सैनिकों को राजनीतिक पत्रक पहुंचाने और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को पूरे भारत में उनके ठिकाने से लेकर गुप्त बैठकों में ले जाने जैसे कार्यों के कारण अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डाल दिया था। बीजू पटनायक भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गए और 1943 में उन्हें 2 साल के लिए जेल भेज दिया गया। बीजू ने 1947 में नीदरलैंड के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में इंडोनेशिया की सहायता करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंडोनेशियाई प्रधानमंत्री सुल्तान जाहरिर को औपनिवेशिक डच द्वारा निगरानी में रखा गया था। जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें बचाने का जिम्मा बीजू पटनायक को सौंपा। बीजू ने सभी बाधाओं को पार किया और जावा के लिए उड़ान भरी। वे 22 जुलाई 1947 को जावा द्वीपों से सुल्तान जाहरिर और कर्मचारियों को पहले सिंगापुर और अंत में दिल्ली लेकर आए। इसके लिए कृतज्ञ इंडोनेशिया ने बीजू पटनायक को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भूमिपुत्र से सम्मानित किया था। चिरबंदिता एई माटीमा बंधने बांधी काहे अरे भूमिपुत्र 1946 में बीजू पटनायक उत्तर कटक निर्वाचन क्षेत्र से ओडिशा विधानसभा के लिए निर्विरोध चुने गए। वे 2 बार ओडिशा के मुख्यमंत्री बने। इस महान स्वतंत्रता सेनानी को हमारा नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। और अब आज का संस्कृति संदेश समर्पित है राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन को। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन। राष्ट्रपति भवन में एक अद्भुत उद्यान है जो हर वर्ष वसंत ऋतु में आम जनता के लिए भी खोल दिया जाता है। इस वर्ष भी राष्ट्रपति उद्यान आम जनता के लिए खोल दिया गया है और ये 16 मार्च तक खुला रहेगा। मुगल गार्डन के नाम से विख्यात मुगल शैली के इस उद्यान को दर्शक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक देख सकेंगे। शाम 4 बजे के बाद उद्यान में प्रवेश रोक दिया जाएगा। सोमवार और राजपत्रित अवकाश को उद्यान बंद रहेगा। राष्ट्रपति उद्यान में प्रवेश प्री बुकिंग के आधार पर होगा। आगंतुकों की सुविधा के लिए प्रवेश 7 स्लॉट में हो सकता है। प्रत्येक स्लॉट में अधिकतम 300 लोग शामिल हो सकते हैं। भ्रमण के दौरान आगंतुकों को मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने जैसे कोविड संबंधी सभी प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। एहतियाती उपायों को ध्यान में रखते हुए सीधे प्रवेश की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। सभी आगंतुकों का प्रवेश और निकास राष्ट्रपति संपदा के गेट नंबर 35 से होगा। ये राष्ट्रपति भवन के नॉर्थ एवेन्यू के पास है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के पीछे के भाग में स्थित मुगल गार्डन अपने किस्म का अकेला उद्यान है, जहां विश्व भर के रंग बिरंगे फूलों की छटा देखने को मिलती है। और अब एक नजर मौसम पर। राजधानी दिल्ली में आज दिन में तेज हवा चलेगी। मुंबई और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। उत्तर में जम्मू, श्रीनगर, लेह, मुजफ्फराबाद और गिलगित में बादल छाए रह सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मणिपुर विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए शांतिपूर्वक मतदान जारी। 1 बजे तक 47% से अधिक वोट डाले गए। उत्तर प्रदेश में अंतिम चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी ग्रामीण में रैलियां और रोड शो किए। रूस ने मारियोपोल और वोल्नोवाखा से नागरिकों को बाहर निकालने के लिए मानवीय गलियारे खोलने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने यूक्रेन में परमाणु दुर्घटना की संभावना के प्रति सचेत किया। भारत ने बातचीत के जरिए मतभेद हल करने को कहा।
ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत रोमानिया, पोलैंड और स्लोवाकिया से 629 छात्रों को लेकर 3 C-17 विमान आज सुबह दिल्ली पहुंचे। और महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत कल अपना पहला मैच पाकिस्तान के साथ खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।